Welcome to class 12th biology class, chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ाया जा रहा था, जिसमें पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये समझाया था कि किस प्रकार से परागकण जब परागकोश के अंदर बन जाते हैं तो फिर परागकोश का स्फुटन हो जाता है। परागकोश के स्फुटन के परिणाम स्वरूप परागकण बाहर आ जाते हैं और फिर परागकण के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था कि किस प्रकार से एक परागकण की संरचना होती है। परागकण की संरचना में आपको बताया गया था कि परागकण दो भित्तियों से मिलकर बना होता है। बाहरी भित्ति एक्जाइन और उसके अंदर की भित्ति इंटाइन कहलाती है। और एक्जाइन के बारे में बताया था, बाहरी भित्ति में एक अत्यंत प्रतिरोधक फैटी पदार्थ स्पोरोपोलिनिन होता है, जिसके कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रहता है तथा वह जीवाश्म की अवस्था में भी सुरक्षित बना रहता है। इसके पश्चात फिर आपको बताया था कि किस प्रकार से नर युग्मोद्भिद का विकास होता है, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। इसमें आपको समझाने के बाद फिर परागकण के बारे में कुछ शब्द भी आपको बताए थे कि पैलिनोलॉजी क्या है, जिसमें आपको बताया था स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इज नोन एज पैलिनोलॉजी। फिर बताया था पॉलन एलर्जी क्या है, पॉलन वायबिलिटी क्या है, और इसी तरह से पॉलन से संबंधित अनेक शब्द आपको समझाए थे, जिसमें पॉलन प्रोडक्ट और पॉलन बैंक के बारे में बताया था। बच्चों, इस प्रकार से परागकण किस प्रकार से बनते हैं, फिर परागकोश का किस प्रकार से स्फुटन होता है और परागकण बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर किस प्रकार से आगे उसी जात के पुष्प की स्टिग्मा पर या उसी जात के किसी दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो आज आपको यही समझना है परागण क्या होता है, क्योंकि जब परागकोश से निकला हुआ परागकण दूसरे पुष्प की या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तभी उसका आगे का विकास होता है। तो कुछ किस प्रकार से परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसको आपको समझना है। और अगला टॉपिक है परागण। परागण परागण को कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अभी तक आपने परागकण के बारे में पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे कि परागण क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसमें आपको सहायक अंग के बारे में, एसेसरी ऑर्गन के बारे में बताया था, कैलिक्स और करोला, और कुछ अपवाद स्वरूप पुष्पों में इपिकैलिक्स भी पाया जाता है। और आवश्यक अंगों में आपको गाइनोसियम और एंड्रोसियम बताया था, जिसमें गाइनोसियम फीमेल पार्ट और एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम यानी पुमंग पुंकेसरों के समूह को कहते हैं, और पुमंग के भाग बताए थे परागकोश, योजी और पुतंत। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, परागकोश फट जाता है और ये परागकण बाहर आते हैं, और फिर बाहर आए हुए परागकण पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो किसी परागकण का या परागकणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया
परागण कहलाती है। परागण के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है और पुंकेसर और अन्य भाग जैसे दल ये सभी गिर जाते हैं। बाह्यदल भी ज़्यादातर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ पौधों के फलों में बाह्यदल लगे रहते हैं, जैसे बैंगन, टमाटर और मिर्च में बाह्यदल लगे रहते हैं। ऐसे बाह्यदल को परसिस्टेंट कैलेक्स कहा जाता है या चिरलग्न बाह्यदल के नाम से जाना जाता है। और अंडाशय फल में बदल जाता है। तो परागण क्या हुआ, जैसे मान लिया ये कोई पुष्प है, पुष्प का ये मादा भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल और यह ओरी, तथा ये पुष्प के नर भाग जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, इसका एक परागकोश है। एक दूसरा पुष्प है, ये पुष्प या तो उसी पौधे में है या उसी जात के किसी दूसरे पौधे में है। इसमें भी नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में लगे हुए हैं। ये आपने पहले से पढ़ रखा है कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। इस तरह से ये हो गए दल और ये हो गए बाह्यदल। ये पुष्प का परागकोश है, एंथर, और ये दूसरे पुष्प का परागकोश और ये वर्तिकाग्र है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो यह परागकण या तो अपने ही पुष्प की वर्तिका पर गिर जाते हैं या फिर ये किसी अन्य माध्यम से अपनी ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से परागकणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प की वर्तिका पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। अब परागण को या पॉलिनेशन को यदि हम एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं और फिर एक एक भाग को हमें विधिवत समझना होगा। तो इस प्रकार से परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व परागकोश से परागकण यानी पॉलिन ग्रेन निकलकर उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं या किसी माध्यम से उसी जात के दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। परागण की क्रिया या परागण को हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक परागण जिसको हम कह सकते हैं स्वपरागण और दूसरा कहलाता है परपरागण। इस प्रकार से पूरे परागण को हम दो तरह से बांट सकते हैं। पहला कहलाता है स्वपरागण या इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा कहलाता है परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। परपरागण को और भी दो नामों से जाना जाता है, जिसे हम जीनोगैमी या एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। जीनोगैमी या फिर एलोगैमी, ये इसी परपरागण के नाम को ही इस तरह से जाना जाता है। तो आपने देखा कि परिपक्व परागकोश से
परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। और ये परागण की क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण को भी हम, सेल्फ पॉलिनेशन को भी हम दो तरह से फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को कहते हैं स्वयुग्मन और दूसरे को कहते हैं सजात पुष्पी। दोनों को भी समझना है। स्वयुग्मन और दूसरा कहलाता है सजात पुष्पी। सजात पुष्पी। स्वयुग्मन को हम ऑटोगैमी कहते हैं। यहाँ पर शब्दों को विशेष ध्यान देना है, इसकी शब्दावली में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। और सजात पुष्पी को कहते हैं जिटेनोगैमी। तो स्वपरागण को ही सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे। जिटेनोगैमी, GEITONOGAMY, जिटेनोगैमी। अब इन्हें दोनों को समझना है कि स्वयुग्मन क्या होता है, ऑटोगैमी क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी पौधे के पुष्प या तो द्विलिंगी हो सकते हैं या एक लिंगी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का अर्थ होता है जब एक ही पुष्प में नर और मादा जन्नांग दोनों उपस्थित हों। नर जन्नांग का मीन्स हुआ उसमें पुंकेसर हों, पुमंग हों या और जायांग दोनों मौजूद हों, तो ऐसे पुष्प को बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। जबकि एक लिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें नर और मादा जन्नांगों में से एक ही जन्नांग पाया जाता है, या तो उसमें पुंकेसर पाए जाएंगे या फिर उसमें जायांग पाया जाएगा। तो ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। स्वयुग्मन क्या है? द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाएं, जैसे मान लिया ये पुष्प है, ये इसका स्टिग्मा हुआ, ये इसकी स्टाइल हुई और ये इसका अंडाशय हुआ, ये इसके पुंकेसर निकले हुए हैं और इनमें ये परागकोश ऊपर की तरफ है। तो जब कोई द्विलिंगी पुष्प हो, मीन्स ओवरी आप देख रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फीमेल पार्ट और आगे की तरफ ये दूसरा पुंकेसर में से ऊपर की तरफ एंथर, योजी और पुतंत यानी फिलामेंट, ये फीमेल, ये मेल पार्ट है। तो जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है और परिपक्व परागकोश जब स्फुटित होता है, जब इसका स्फुटन हो जाता है, तो इससे निकले हुए परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे मान लिया ये परागकोश फट गया है और ये पॉलन ग्रेन्स बाहर आ गए हैं और यहीं पर आकर के अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार की स्वपरागण क्रिया को हम ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। मीन्स द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम स्वयुग्मन या ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। स्वयुग्मन होता है, संयुग्मक नहीं, स्वयुग्मन ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत जिटेनोगैमी क्या है? जब एक ही पौधे के पुष्प, चाहे वो एक लिंगी हो और चाहे वे द्विलिंगी हो, के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मान लिया एक कोई दूसरा पौधा है और यहाँ पर उसका पुष्प लगा हुआ है और ये उसके एंथर है, यहाँ पर ये इसका परागकोश है, ये इसका स्टिग्मा है। तो सजात पुष्पी में क्या हुआ? जब एक ही पौधे के पुष्प, चाहे वो एक लिंगी हो चाहे वो द्विलिंगी हो, के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, मान लिया ये पौधा एक है, ये पौधा दो है, दूसरा नंबर पौधा है,
इसके परागकण जब यहाँ पर आ जाएं दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र, दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर, तब इसे हम कहते हैं जिटेनोगैमी। इस तरह से स्वपरागण आपने समझ लिया। परागण क्या है? परागण को दो तरह से बांटा गया है, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण को हम जीनोगैमी या एलोगैमी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्वपरागण को ही समझने का प्रयास करते हैं कि स्वपरागण क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो आपने देखा कि हम स्वपरागण को संयुग्मन यानी ऑटोगैमी और सजात पुष्पी या जिटेनोगैमी में बांट सकते हैं। स्वयुग्मन में बताया कि द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित हो जाएं तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। और जिटेनोगैमी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब एक ही पौधे के पुष्प, चाहे वो द्विलिंगी हो और चाहे वो एक लिंगी हो, के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इसे हम सजात पुष्पी या जिटेनोगैमी के नाम से जानते हैं। देखिए, स्वपरागण जो होता है वो पौधों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, अभी आगे आपको बताएंगे। इससे उन्नत किस्म की जनरेशन बने, ये संभव नहीं हो पाता है। अब आपको समझना है कि पौधों में स्वपरागण की कौन कौन सी युक्तियां होती हैं। स्वपरागण के लिए युक्तियां कौन कौन सी हैं, अर्थात पौधों में ऐसा क्या होता है जिसके कारण उनमें स्वपरागण होता है। तो स्वपरागण की युक्तियों के बारे में आपको समझना है, किस तरह से पौधों में विशेषताएं होती हैं जिसके कारण उनमें स्वपरागण होता है। सबसे पहली युक्ति है द्विलिंगता। द्विलिंगता, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है बाइसेक्सुअलिटी। द्विलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी क्या होती है? द्विलिंगता का मतलब हुआ ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं, और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं सभी पुष्पी पादप होते हैं। पुष्पों में भी कुछ ऐसे पुष्प होते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें एक लिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात या तो नर पुष्प होता है या मादा पुष्प होता है। नर और मादा पुष्प का क्या अर्थ हुआ कि जब पुष्प में पुंकेसर पाए जाएं तो उसे कहते हैं नर पुष्प, और जब पुंकेसर न पाए जाएं, जायांग पाया जाए तो उसे कहते हैं मादा पुष्प। तो ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा जन्नांग दोनों एक ही पुष्प में पाया जाए तो उसे कहते हैं द्विलिंगता। ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प के नाम से जाना जाता है। जब मान लिया पुष्प में पुंकेसर भी मौजूद है, जायांग भी मौजूद है, तो जब पुंकेसर का जो पराग कोश है वह स्फुटित होगा, जिसमें परागकण विकसित हो चुके हैं, तो अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। और ये तभी संभव है जब पुष्प द्विलिंगी हो, अर्थात उसी में मादा जन्नांग भी मौजूद हो। तो जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो उसमें स्वपरागण होने के पूरे चांसेस हैं। यदि मान लिया पुष्प एक लिंगी होता, उसमें पुंकेसर होते या केवल जायांग होता, पुंकेसर के पराग कोश से परागकण बनते, जब उसमें मादा जन्नांग होता ही ना तो उसमें कहाँ पहुँच सकते थे। ये तभी संभव है जब पुष्प द्विलिंगी हो, बाइसेक्सुअल हो, मीन्स नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में उत्पन्न हो, एक ही पुष्प में हो, तभी उनमें स्वपरागण हो सकता है। अर्थात जितने भी द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जितने भी द्विलिंगी पुष्प वाले पादप होते हैं, उनमें स्वपरागण होने के चांसेस निश्चित रूप से होते हैं। दूसरी युक्ति क्या होती है? सहपक्वता
या समकाल पक्वता। दूसरा टर्म समझिएगा, सह पक्वता या समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, समकाल पक्वता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है होमोगैमी। होमोगैमी। होमोगैमी से क्या तात्पर्य है? होमोगैमी से आप क्या समझते हैं? ऐसे बहुत सारे पुष्प हैं जिनमें कि नर और मादा जन्नांग, नर जन्नांग का मीन्स पुंकेसर और मादा जन्नांग का मीन्स जायांग, जब नर और मादा जन्नांग दोनों एक ही साथ परिपक्व होते हैं, एक ही साथ उनमें परिपक्वन होता है, तब इसे हम सहपक्वता या समकाल पक्वता या होमोगैमी के नाम से जानते हैं। जैसे कि तमाम सारे पुष्प, जैसे मिराबिलिस जलापा नाम और उदाहरण याद रखिएगा, मिराबिलिस जलापा, ये पौधा, ये पुष्प ऐसा है जिसमें मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट द सेम टाइम, एक ही साथ परिपक्व होते हैं। दूसरा टैजिटस, टैजिटस, टैजिटस गेंदा को बोला जाता है, टैजिटस इंडिका, इसमें भी, इस पुष्प के भी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ परिपक्व होते हैं। इसके अलावा एक होता है आर्जीमोन, आर्जीमोन बोलते हैं पीली कटेली को, पीली कटेली एक पुष्प होता है, पीली कटेली, पीली कटेली, इसमें पीले रंग के फ्लावर होते हैं, कांटे होते हैं, आर्जीमोन मैक्सिकाना के नाम से जाना जाता है। इसमें भी एक साथ नर और मादा जन्नांग मीन्स परागकोश जब परिपक्व होता है, उसी समय मादा भाग का स्टिग्मा भी परिपक्व रहता है। सदाबहार में भी इसी तरह की कंडीशन पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब पुष्प के मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ परिपक्व होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सहपक्वता या समकाल पक्वता या होमोगैमी कहा जाता है। ऐसे पुष्पों में स्वपरागण होने की पूरी संभावना होती है। तीसरा होता है निमिलता। निमिलता, निमिलता भी एक महत्वपूर्ण युक्ति है जो कि पौधे के पुष्प स्वपरागण के लिए करते हैं। इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, CLEISTO, क्लिस्टोGMY, क्लिस्टोगैमी। और इसके एग्जाम्पल, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल हैं मूंगफली, अरैकिस हाइपोजिया के नाम से आप जानते हैं, अरैकिस, अरैकिस, मूंगफली और खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, जिसको कहा जाता है आक्जेलिस। ये दो एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। निमिलता या क्लिस्टोगैमी है क्या? कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो खिलते नहीं हैं। ज़्यादातर पुष्पों में आपने देखा होगा कि बड बनती है, कलिका बनती है और कुछ ही समय बाद कलिका खिल करके पूरा पुष्प बन जाती है। इसके विपरीत कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो नहीं खिलते हैं। ऐसे पुष्पों को क्लिस्टोगैमस फ्लावर और इस विधि को क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। मूंगफली में और अरैकिस हाइपोजिया, खट्टी बूटी यानी आक्जेलिस में ये दो उदाहरण आपको दे रहा हूँ जिनमें पुष्प खिलते नहीं हैं, बंद रहते हैं। जब पुष्प बंद रहेगा तो जब उनमें परागकोश परिपक्व होगा, परागकण बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पुष्प बंद है, तो स्वाभाविक है कि उसमें स्वपरागण ही होगा। अपने ही परागकण को
अपने ही वर्तिकाग्र पर पहुंचा करके परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। देखा होगा, एक यहाँ पर प्रश्न आपको दे रहा हूँ। मूंगफली सभी ने देखा होगा, ये भी फ्लावरिंग प्लांट होता है और अन्य पौधों की तरह मूंगफली की फलियां जमीन के अंदर होती हैं, जबकि आपने अभी तक पढ़ रखा है कि पुष्प होता है। अभी हमने बताया भी है कि पुष्प के कैलिक्स, करोला गिर जाते हैं, अंडाशय परिपक्व होकर के फल बना देता है। तो मूंगफली में क्या है कि फूल तो बाहर आपने देखा है, तो इसकी फलियां जमीन के अंदर क्यों पहुंच जाती हैं? इसका उत्तर आपको सोच करके देना है। अगले वीडियो में हम इसका उत्तर आपको देंगे। फिलहाल आप यदि जान रहे हैं कि मूंगफली में फली यानी मूंगफली का फल जमीन के अंदर कैसे बन जाता है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। निमिलता मीन्स ऐसे पुष्प जो खिलते नहीं हैं, बंद रहते हैं। जब बंद रहेंगे तो उनमें जो परिपक्व परागकोश होगा, उसके स्फुटन के पश्चात उसके परागकण बाहर नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण उसमें निश्चित है, स्वाभाविक है कि स्वपरागण की क्रिया ही होगी। अगली कंडीशन है कलिका परागण या बड पॉलिनेशन। चौथी कंडीशन है कलिका परागण या बड पॉलिनेशन। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनमें कलिका अवस्था में ही परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई भी पुष्प जब खिलता है तो खिलने के पहले वह बड कंडीशन में होता है, कलिका अवस्था में होता है। कलिका अवस्था में ही उसमें परागण हो जाता है। मीन्स जब पुष्प बंद रहता है तो उसी अवस्था में उसमें परागण की क्रिया हो जाती है। जब पुष्प खुलता ही नहीं है तो उसके परागकण बाहर नहीं जाएंगे, अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच करके परागण की क्रिया संपन्न करा देते हैं। जैसे धान, मटर, टमाटर, गेहूं आदि में, धान, राइस, मटर, पी प्लांट में, टोमेटो में ऐसा होता है कि इनमें बड कंडीशन में ही परागण की क्रिया हो जाती है। व्हीट में भी यही होता है, गेहूं। ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें कि कलिका परागण होता है, अर्थात पुष्प में परागण कलिका अवस्था में ही हो जाता है, पुष्प खिलने नहीं पाता है, अपने ही परागकण को अपनी ही वर्तिकाग्र पर पहुंचा देता है। इस तरह से आपने आज स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। परागण क्या होता है, कितने प्रकार में इसको बांट सकते हैं, और उनमें से स्वपरागण क्या है, पर परागण को हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अब आता है कि स्वपरागण से पौधों को क्या लाभ है। स्वपरागण से पौधों को लाभ क्या है, स्वपरागण से लाभ, इसको भी आपको ध्यान से समझना है कि ऐसा क्या है कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की युक्तियां अपनाते हैं ताकि इनमें स्वपरागण की क्रिया हो सके। तो जरूर है कुछ ना कुछ लाभ होता है, वैसे हानियां भी हैं। तो लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ है कि पुष्पों में स्वपरागण एक आसान और निश्चित घटित होने वाली प्रक्रिया है, जिसके कारण पौधों के जनरेशन को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, अर्थात उनका वंश लगातार चलता रहेगा। स्वपरागण निश्चित इसलिए कह सकते हैं कि जब अपने ही पुष्प में परागकण बन रहे हैं, अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो एक प्रकार से यह निश्चित है कि उनमें परागण होगा, क्योंकि किसी पर निर्भर नहीं होते हैं कि इनको कोई परागकणों को ले जाए। दूसरी खासियत लाभ क्या है? इनके परागण क्रिया के लिए किसी दूसरे पुष्प पर भी नहीं निर्भर करना पड़ता है। मतलब परागण हो तो कोई दूसरा पुष्प चाहिए
इनमें अपने ही पुष्प में परागण की क्रिया हो जाती है, तो दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ऐसे पुष्प अपने आप से अपना ही परागण कर लेते हैं। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरा लाभ क्या है कि जो जितने भी स्वपरागित पुष्प हैं, जिनमें अपने आप परागण की क्रिया हो जाती है, उनमें ना तो गंध उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, ना ही विशेष रंग उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, और ना ही मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। मकरंद का मतलब मधु से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि उनको कीटों को आकर्षित करना नहीं है, अपने आप ही परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस तरह से इसके कारण से इन पौधों में ऊर्जा का ह्रास भी कम होता है। न रंग उत्पन्न करना है, न सुगंध उत्पन्न करना है, न मधु या मकरंद उत्पन्न करना है। ये तीसरा लाभ है। चौथा लाभ क्या है कि स्वपरागित जितने भी पुष्प होते हैं, उनमें जब बीज बनता है तो बीज शुद्ध नस्ल वाले सयुग्मकी होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अपने पैतृक गुणों वाले ही होते हैं। ये स्वपरागण से कुछ लाभ हैं। पहला क्या बताया कि पुष्प में स्वपरागण एक आसान और एक निश्चित प्रक्रिया है जो निश्चित रूप से होनी है। दूसरा बताया कि परागण क्रिया के लिए ऐसे पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और तीसरा बताया है कि स्वपरागित पुष्पों में रंग, गंध, सुगंध या मकरंद उत्पन्न करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, जिससे उनकी ऊर्जा बची रहती है। और चौथा बताया है कि स्वपरागित बीज जो होते हैं वो शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, अर्थात समयुग्मकी होते हैं, अर्थात इनमें पैतृक गुण वही रहते हैं जो उनके पेरेंट्स में होते हैं। इस तरह से स्वपरागण से लाभ हो गए। लेकिन स्वपरागण से लाभ के साथ साथ स्वपरागण से हानियां भी हैं। स्वपरागण से लाभ के साथ साथ स्वपरागण से हानियां भी होती हैं। तो हमें हानियों के बारे में भी समझना है। पहली हानि क्या है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे बीज अपने ही पैतृक के समान होते हैं, पैतृक के गुणों वाले होते हैं, इनमें कोई विशेषता नहीं होती है। इसलिए स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं कहे जा सकते हैं। दूसरी हानि क्या है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों में समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। जैसे जैसे स्वपरागण से उनकी अगली पीढ़ियां बनती जाएंगी तो उनमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, अर्थात डिजीज रेजिस्टेंस जो होते हैं पौधे, वो नहीं हो पाते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता का लगातार ह्रास होता रहता है। तीसरी हानि क्या है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे जो उनकी जनरेशन तैयार होती है वह कमज़ोर होती जाती है। जनरेशन बाय जनरेशन वे पौधे अपने पैतृक गुण वाले पौधों से भी कमज़ोर होते जाते हैं। और अगली हानि क्या है कि ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। इनको परिपक्व होने में सामान्य बीजों की तुलना में अधिक समय लगता है और स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से जहाँ एक ओर स्वपरागण से पौधों को लाभ है, वहीं स्वपरागण से हानियाँ भी होती हैं। एक और स्वपरागण से लाभ होता है कि स्वपरागण में बहुत सारे परागकण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वपरागण में कम से कम परागकणों में भी इनमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो स्वपरागण वाले पुष्पों में अधिक परागकणों को उत्पन्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उनके पुष्पों के लिए लाभ है। तो हानि और लाभ के बारे में भी आपने समझ लिया। तो आज जो हमारा उद्देश्य था कि परागण पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, में स्वपरागण और पर परागण को हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेषित करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन की दो कंडीशन थी, एक सयुग्मन क्या है, दूसरा सजात पुष्पी क्या है यानी ऑटोगैमी, और जिटेनोगैमी क्या होती है। फिर स्वपरागण करने के लिए पुष्प कौन कौन सी युक्तियाँ जो महत्वपूर्ण थी वो हमने ली हैं और भी हो सकती हैं। तो स्वपरागण के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ और वो युक्तियाँ क्या हैं इनके बारे में एक्सप्लेन किया है। जैसा बाइसेक्सुअलिटी बताया है, होमोगैमी बताया है,
क्लिस्टोगैमी बताया है और बड पॉलिनेशन बताया है। तो इस तरह से आज के लिए इतना पर्याप्त है। परागण क्या है, कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण क्या है, स्वपरागण के लिए कौन सी युक्तियां हैं और स्वपरागण से कौन कौन से लाभ और हानियां हैं, ये आपको हमने समझा दिया है। इसका वीडियो हमने नोट्स इसका भेज दिया है, आपको केवल आज समझना है। अगले वीडियो में हम पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, जिनोगैमी या एलोगैमी के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।